Okay, चलो listen carefully today's lecture and prism है, यहाँ पर बच्चे बोलते हैं सर प्रिज्म, ये प्रिज्म। पहले बात करते हैं व्हाट इज प्रिज्म और प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है। आज का जो लेक्चर है थोड़ा सा टफ है, इसमें बड़ी सी डेरिवेशन है, ध्यान से समझने की जरूरत है बेटा, है ना। पहले बात तो करते हैं कि प्रिज्म क्या है, ठीक है ना। तो प्रिज्म क्या है, एक लाइन में समझाता हूं। प्रिज्म इज होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम। Prism is homogeneous transparent medium which is surrounded by two surfaces inclined at some angle। प्रिज्म को अगर हमें डिफाइन करना हो तो प्रिज्म क्या है। प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस मीडियम है जो दो सरफेस से सराउंडेड होता है, ठीक है, दो सरफेस से सराउंडेड होता है। इसका अगर रियल डायग्राम अपन को देखना हो तो कैसे देखेंगे, ध्यान से देखो जरा, ऐसा कुछ बनेगा। इसका 3D सा डायग्राम बनाता हूं मैं, थोड़ा सा फील करने की कोशिश करना। ये देखो दिखा डायग्राम, स्क्रीन नोट क्लियर। दिख रहे हैं, ठीक है। इस तरह का रहता है, देखो ध्यान से देखो, ये क्या है, एक प्रिज्म है, ये रियलिटी में ऐसा दिखता है। आपको 3D सा फील हो रहा होगा, इसमें 3D फील हो रहा है ना, हाँ 3D सा फील हो रहा होगा, ऐसा ही रहता है। ये जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं 20-25 रुपए के आते हैं, कभी आप देख सकते हो ला करके इनको घर पे भी। आप इसका एक में प्रैक्टिकल करना सिखाऊंगा, प्रैक्टिकल कैसे करते हैं इसका, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है फर्स्ट क्लास वाली। आप कोशिश करना करने की, मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखो तो व्हाट इज प्रिज्म, ठीक है। व्हाट इज प्रिज्म, इट्स ए होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम which is surrounded by two surfaces inclined at some angle, ठीक है ना। मान लो, अच्छा ये भी जरूरी नहीं है कि ये कोई ऐसा ही हो, अभी मैं 3-4 तरह का शेप बना करके बताता हूं आपको। जरूरी नहीं है कि ये जो मैंने बनाया है बिल्कुल यही प्रिज्म कहलाएगा। प्रिज्म एक तरह का ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो दो सरफेस के बीच में होगा और उनके बीच में कोई एंगल होगा, वो प्रैक्टिकल प्रिज्म है। प्रिज्म हम उसको भी मान सकते हैं, कोई मान लीजिए जैसे स्लैब है, तो स्लैब को भी मान सकते हैं। उसमें भी कैसे होगा मैं भी सिखाता हूँ, एक सेकंड के लिए समझो ध्यान से। देखो कैसा रहता है, देखो ऐसा शेप भी हो सकता है, ये ऐसा शेप भी हो सकता है, ठीक है। ये जो है इसको बोलते हैं अपन प्रिज्म एंगल। ये यहां से रे आई, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये आउट निकल गई। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इमर्जेंट रे, इसको आगे बढ़ाओ, इसको पीछे बढ़ाओ, ये प्रिज्म हो गया। यानी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, फाइनल रिफ्लेक्शन, इट बेंड्स टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। एक और चीज सिखाता हूं, देखो मान लो ये इस तरह का है, ये कोई स्लैब टाइप है,
ठीक है, स्लैब टाइप है। मान लीजिए कोई रे आ रही है यहां पर, ये कोई रे है, ये देखो, ये भी प्रिज्म है, ये यहां से रे आई, रिफ्लेक्ट हुई, बाहर निकल गई, ये भी प्रिज्म है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि ये जो ट्रायंगुलर शेप होगा वही प्रिज्म होगा, आगे टीआईआर में पड़ेगा, पर प्रिज्म टीआईआर कैसे बनता है ना। तो होमोजेनियस मीडियम में ये ऐसा भी प्रिज्म बन सकता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं, ये भी प्रिज्म है। आज जिस प्रिज्म की अपन बात करेंगे वो कैसा रहेगा, उसकी डेरिवेशन कैसे करेंगे, वो बहुत समझने की चीज है, थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है, लगभग 13-14 इक्वेशन आएगी उसमें, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना बेटा। देखो 2D 3D तो बेटा अपन बनाते हैं, वो तो दिखने में, अभी मैं जब डायग्राम बनाऊंगा तो मैं 3D डायग्राम नहीं बना सकता, जब उसका डेरिवेशन करूंगा तो 3D डायग्राम नहीं बना सकता, ठीक है ना, वो तो आप प्रैक्टिकली फील करना पड़ेगा। नहीं, चलो आगे चल रहे हैं, ध्यान से समझना, पहले डायग्राम बना रहा हूं। देखो पहली बात तो ये नॉर्मल है, जो नॉर्मल बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखो जरा, ठीक है, ये इस सरफेस का नॉर्मल है, इसको N1 नाम दे देते हैं, ये इस सरफेस का नॉर्मल है, इसको N2 नाम दे देते हैं, ठीक है ना। अब इस दो सरफेस हैं, मान लो ये जो प्रिज्म एंगल है ए, या BC लिख देता हूं मैं ताकि आपको आइडिया भी रहे, ABC एक प्रिज्म है, इसमें जो ए है ये ए, इसको बोलते हैं अपन प्रिज्म एंगल, ए को क्या बोलेंगे, प्रिज्म एंगल, प्रिज्म एंगल बोलेंगे इसको, प्रिज्म एंगल, ठीक है ना। कटिंग ऑफ लेंथ समझाएंगे बेटा आगे थोड़ी ना। N1 N2 ये प्रिज्म एंगल, और कुछ नहीं बनाया मैंने अभी। अब देखो ये अगर नॉर्मल है, इसके साथ मान लीजिए कोई एक रे आ रही है, ये रे इस पॉइंट पर, क्या नाम देंगे इसको अपन, इंसिडेंट रे, व्हाट इज द नेम गिवन टू इट, इंसिडेंट रे, ओके। चलो ये इंसिडेंट रे यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, देखो ये रिफ्लेक्ट हो गई, थोड़ी सी और टेढ़ी बना देता हूं, आपको लगेगा ये इंसिडेंट रे, ये होगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे, और ये होगी हमारी इमर्जेंट रे, नाम देते हैं PQRS, ठीक है, PQRS। PQ जो है वो इंसिडेंट रे, एट द एंगल मेड बाय दिस इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज नोन एज I, इंसिडेंट एंगल, ठीक है, दिख गया इंसिडेंट एंगल। अब ये जो एंगल है नॉर्मल के साथ, इसको बोलेंगे E, इमर्जेंट एंगल, ठीक है ना बेटा। यहां पर जो देखो ये एंगल, ये नॉर्मल के साथ में इसने I बनाया, अब ये रे जा रही है रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और यहां से जो बनाएगी ये एंगल हो गया मान लो हमारा R। कई बार बुक के जो नॉमेन होते हैं, नोमेनक्लेचर, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, वो मैं आपको सिखाता हूं कहां कंफ्यूजन होता है। जनरली क्या होता है, इसको तो हम बोल देते हैं ये तो इंसिडेंट रे है और ये इमर्जेंट रे है, इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे, लेकिन समझने की बात क्या है, इस सरफेस के लिए, AB सरफेस के लिए PQ इंसिडेंट रे है और QR रिफ्लेक्टेड रे है। फॉर व्हाट, फॉर सरफेस AQB, PQ इज इंसिडेंट रे, QR is refracted ray, but the other surface, for surface AC, QR is incident ray. Try to understand it. You can't say it only the reflected ray. QR is here incident ray because it is incidenting at the surface ARC. This is incident ray, and the name I have given earlier, RS is emergent ray. No.
for this ray, for this surface, this RS is what? Which ray? Reflected ray. इसलिए इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो, आपको हमेशा ये देखना है, नाम देते समय क्या देखोगे आप, समझो ये कोई मीडियम है, मीडियम का सेपरेटिंग प्लेन है, एक रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है। जो रे किसी सरफेस पर इंसिडेंट है वो इंसिडेंट रे, आफ्टर रिफ्रेक्शन पासिंग थ्रू, आफ्टर रिफ्रेक्शन अदर मीडियम में चली गई, इट इज बेंडिंग और गोइंग अवे इज द अनदर मैटर, लेकिन जो आ रही है इंसिडेंट जो जा रही है रिफ्लेक्टेड रे। तो कई बार बच्चे फिर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो इमरजेंट थी, ये रिफ्लेक्टेड क्यों हो गई, ये रिफ्लेक्टेड भी इंसिडेंट क्यों हो गई। तो इंसिडेंट होना या रिफ्लेक्शन होना या इमरजेंट होना ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। इसलिए मैं नाम भी नहीं लिख रहा हूं, इसलिए मैं यहां पर नाम भी नहीं लिख रहा हूं, बिल्कुल है ना बेटा। देखो तो ये होगी आपकी इंसिडेंट रे इस सरफेस के लिए, क्यू आर रिफ्लेक्टेड रे फॉर दिस सरफेस, क्यू आर इज इंसिडेंट रे फॉर दिस सरफेस एंड आर एस इज द रिफ्लेक्टेड रे फॉर दिस सरफेस एंड इमरजेंट रे विच इज यूजली सेड कि जो बाहर निकल रही है वो इमरजेंट, जो आ रही है वो इंसिडेंट। इसलिए नाम में आप कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं हो, समझ आ गया। अच्छा अब आगे चलते हैं, क्लियर समझ में आ गया। तो एक और चीज यहां पर अपन को डिफाइन करनी है, ध्यान से देखो, इस इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाओ, इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाओ और इमरजेंट रे को पीछे बढ़ाओ। दिख रहा है सबको? हाँ दिख रहा है, देखो मैंने भी चालू कर रखा है एक, उसमें मुझे भी दिख जाता है तो मैं समझ जाता हूं आपको भी दिख गया। इस इंसिडेंट रे को मैंने आगे बढ़ाया, इमरजेंट रे को पीछे बढ़ाया, तो ये जो यहां पर एंगल नजर आ रहा है इस एंगल को हम बोलेंगे डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलेंगे इसको? डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। और आपको अगर याद है, आप ध्यान से लेक्चर सुनते हो, तो मैंने डेविएशन एंगल बताए थे दो तरह के। कोई बता सकता है फॉर्मूला? लिख के बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेविएशन एंगल? रिफ्रैक्शन में मैंने डेविएशन बताया था दो तरह का, याद करो, आई माइनस आर, वो भी मोड ऑफ एंगल आई माइनस आर। मोड इसलिए लिया था कि एक जगह तो प्लस आ रहा था और एक जगह माइनस आ रहा था, ठीक है। और वहां पर भी हमने क्या देखा था, वहां भी मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि कोई इंसिडेंट रे किसी रिफ्लेक्टेड रे के साथ में कितनी डेविएट हो रही है, समझ आएगी ना। तो यहां से देखो कि ये इंसिडेंट रे हो गई, ये इमरजेंट रे, इसको पीछे बढ़ाया, तो जहां पर ये मिल रहे हैं, ये जो एंगल है इस एंगल को अपन क्या बोलेंगे? डेल्टा, डेविएशन एंगल। और ये जो ऊपर एंगल है ये क्या है? ये प्रिज्म एंगल, ए का नाम कह देंगे प्रिज्म एंगल। ये नाम लिखने की जरूरत है क्या बेटा? डेल्टा डेविएशन, ई इमरजेंट, आई इंसिडेंट, ए प्रिज्म एंगल, ये सारे मैंने दे दिए। थोड़े से और नाम लिखने की जरूरत है क्योंकि मुझे डेरिवेशन करनी है। मान लो ये पॉइंट का नाम दे रहा हूं मैं के, यहां पर एंगल ले रहा हूं 1, यहां पर एंगल ले रहा हूं 2। अब चूंकि दो जगह रिफ्लेक्शन है तो यहां R1 लिख देता हूं और यहां R2 लिख देता हूं, और यहां पर कोई नाम दे देते हैं O, और ये हो गया एंगल C। बहुत सारे एंगल्स है, मैं एक बार फिर बता देता हूं इनके नाम, ठीक है। यहाँ के लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, आप सोचते भाई के एंगल है यहाँ पर, ना। दोबारा डायग्राम ध्यान से देखो, मैं सारी चीजें बता रहा हूं फिर से। क्या पूछ रहे हैं सर? नेट डेल्टा इज द केस इज, ये नेट की बात नहीं बताया, यहाँ पर सिंपल सी कहानी है। जहां पे डेल्टा बनाओगे इसका मतलब ये हुआ कि इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाया और इमरजेंट रे को पीछे बढ़ाया, तो ये भी तो रिफ्लेक्टेड ही है। इमरजेंट रे भी क्या है? रिफ्लेक्टेड रे फॉर द अदर सरफेस। तो फाइनल डेविएशन क्या है बाहर निकलने के बाद में रे का? दैट इज नॉन एज डेल्टा, ठीक है। चलो अब सुनो ध्यान से, ए प्रिज्म एंगल, इंसिडेंट, PQ, QR, RS सारे नाम दे दिए, N1 N2 आर नॉर्मल, ओ मैंने यहाँ को मिलाने वाली लाइन पर रखा है, और ये के हो गया। अब मैं इसमें डेरिवेशन शुरू करता हूं, जहां अटक जाऊंगा तुरंत बोलना, दोबारा समझाऊंगा, बहुत सारे इक्वेशंस आएंगे, ठीक है। देखो नंबर, व्हाट इज के? अरे के इज द पॉइंट बेटा, कुछ भी पॉइंट, कोई वर्टेक्स पे पॉइंट लिखते हैं ना, वो के है। व्हाट इज के मत पूछ, है ना, ठीक है। सुनो ध्यान से, सबसे पहला जो एक इक्वेशन लिख रहा हूं ध्यान से देखो आप, 8 पॉइंट Q, 8
पॉइंट क्यू पॉइंट देखो जरा, दिख रहा है सबको क्यू पॉइंट। इस क्यू पॉइंट पर देखना ध्यान से कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस R1। क्या मैं लिख सकता हूं ऐसा? ध्यान से देखो और बताओ मुझे, क्या एंगल आई इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस R1 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? कारण बताओ। VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल। वेरी गुड। क्यों लिखा अपन ने ऐसा? VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इसी तरह से देखो एक पॉइंट R पर देखो जरा, क्या E इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस R2 लिख सकता हूं? ध्यान से देखो जरा, एंगल E इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस R2। यस, अगेन वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलो तो क्या हो गया? 1 आ गया, 2 आ गया। एड इक्वेशन 1 एंड 2, एक और दो का एड कर दो तो क्या आएगा बेटा कि I प्लस E इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल 2, एंगल R1, एंगल R2। इक्वेशन नंबर 3। एक तो सबसे पहला जो टारगेट था अपना यहां तक आया। अब आगे चलेंगे। ठीक है, देखो बोर्ड दिख रहा है बेटा? मुझे तो साफ दिख रहा है बिल्कुल। कोई ब्लर नहीं है। ठीक है ना, मोड I माइनस R बेटा वहां बताया था ना मैंने। देख यहाँ ये मेन चीज चल रही है, फिर वापस नहीं बता सकता ना अभी। चलो ध्यान से, इक्वेशन 3 हो गई। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। एक ट्राइंगल दिखा रहा हूं मैं आपको, ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल KQR। ट्राइंगल KQR दिख रहा है सबको? ट्राइंगल KQR। ट्राइंगल KQR में मैं एक लाइन लिख रहा हूं, बताना मुझे, देखिए समझ आया कि नहीं आया तुम्हें? KQR। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल डेल्टा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू डेल्टा। लिख सकता हूं ना? यस। कारण बताओ, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। कोई ट्राइंगल है, आपको 6-7 में कहीं आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। यस, वेरी गुड। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू डेल्टा। अच्छा भाई, चलो एक और बात बताओ फिर मेरे को ध्यान से जरा। क्या इन ट्राइंगल QOR, ट्राइंगल QOR में देखो जरा, ध्यान से देखो, R1 प्लस R2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180। R1 प्लस R2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। लॉजिक बोलो। सम ऑफ 3 इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। नाम सुना था ना, एक थ्योरम पढ़ी होगी आपने छोटी क्लासेज में। सम ऑफ 3 इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यस, तो इसका मतलब R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 3, और इसको इक्वेशन नंबर दे रहा हूं मैं 5। चलो और आगे चलते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है मुझे, क्वाड्रिलेटरल AQOR। क्वाड्रिलेटरल AQOR दिख रहा है क्या? AQOR। इसमें मैं ट्राइंगल्स लिख रहा हूं, इसमें मैं ट्राइंगल्स लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। वो एंगल्स लिख रहा हूं, देखो कि एंगल A प्लस एंगल AQO प्लस एंगल QOR प्लस एंगल ORA। इसको भी पूरा लिख देता हूं, QAR। और sum of all 4 angles of quadrilateral is 360 degree. Can I write like this? लिख सकते हैं। 4 एंगल हो गए, देखो ये यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, ये एंगल A है, ये एंगल 3 है। तो इसको क्या लिखूंगा मैं? एंगल A प्लस AQO 90 डिग्री, QO एंगल 3,
ओ आर ए 90 डिग्री, दैट इज 360। तो ये कितना हो गया, एंगल ए प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, और एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 3। इक्वेशन नंबर 6। ये दोनों इक्वेशन ध्यान से देखो, कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो फिर मैं दोबारा बताता हूं। हाउ 90 डिग्री, हाउ 90 डिग्री, हम समझाता हूं बेटा। देखो ये ऐसा सरफेस था और ये नॉर्मल था। नॉर्मल किसी सरफेस पर कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 90 90 90। तो यहां पर ये नॉर्मल है, सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90। ये नॉर्मल सरफेस के साथ 90। क्लियर है बात, क्लियर है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ जाए, तो a इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 3। अब ध्यान से देखो, क्योंकि बोर्ड अपना भर गया है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा, दोबारा समझ लो। सबसे पहले देखा अपने कि i इज इक्वल टू 1 प्लस आर, ई इज इक्वल टू 2 प्लस आर। दो इक्वेशन यहां से मिल गई मुझे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया मैंने तो थर्ड इक्वेशन मिल गई। के क्यू आर में सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, और इसमें सम ऑफ 3 इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये चार चीजें लगाई है मैंने, यहां से मेरे को 5 इक्वेशन मिल गई। फिर क्वाड्रिलेटरल पर गया, ए क्यू ओ आर पर, ए और 3 ये दोनों 90 90 है, तो 90 90 ए प्लस 3, तो ए इज इक्वल टू आ गया 180 माइनस रूट 3। अब मैं क्या ये बोल सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वल है। राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 5 एंड 6 आर इक्वल, देयरफॉर R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर 7 लिख सकता हूं, जी हाँ। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। हाँ दिखा, समझ गए, चले आगे। फाइव और सिक्स को ले लिया अपन ने, 5 और 6 को जैसे ही लिया अपन ने, क्या मिल गया अपन को, 5 और 6 इक्वल कर दी, क्योंकि दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो मुझे इक्वेशन मिल गया R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। अब देखो जरा ध्यान से, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 7 को इक्वेशन 3 में डाल दो। प्लेस इक्वेशन 3 नहीं, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 3। मैं साफ तरह से लिख रहा हूं ताकि जब बाद में पढ़ो आपको दिक्कत नहीं आए। sin R1 एंड R2, ये कौन लिख रहा है पागल व्यक्ति। चलो, इक्वेशन 4 में 1 प्लस 2 की जगह डेल्टा है, और इक्वेशन 6 में 7 में R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A है। जैसे मैं ये वैल्यूज लिखता हूं तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी, I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा। दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट इन द डेरिवेशन ऑफ द प्रिज्म। पहला रिजल्ट है ये, करेक्ट। तो मैं हटा दूं ये सब, जिसको फोटो खींचना है फोटो खींच लो, हालांकि ये वीडियो में अपलोड करने वाला हूं, फिर भी आप एक बार चाहें तो फोटो खींच लें। चले आगे, चलो। तो जैसे ही मैं इनको रखता हूं, मेरे पास एक शानदार सा रिजल्ट आता है, और वो शानदार रिजल्ट क्या है कि जैसे ही मैंने इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 7 से रिजल्ट रखा, रिजल्ट रखते क्या आया, कहां गया, देखो कि I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा से इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 8, इसको बोलते हैं फर्स्ट रिजल्ट फॉर प्रिज्म। क्या इसको अपन लैंग्वेज में बोल सकते हैं, जी हाँ बोल सकते हैं। लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, देखो कि सम ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड इमर्जेंट एंगल। कैसे याद रखोगे इसको, डायरेक्ट भी सवाल आया है नीट में, ध्यान रखना। सम ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड इमर्जेंट एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ प्रिज्म एंगल
एंड डेविएशन एंगल। दोबारा सुनो, सम ऑफ इंसिडेंट एंड इमरजेंट इज इक्वल टू सम ऑफ ए एंड डेल्टा। ए क्या है? प्रिज्म एंगल, और डेल्टा क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। व्हाट इज डेल्टा? एंगल ऑफ डेविएशन। 7 के नीचे क्या लिखा है? 7 के नीचे लिखा है प्लेस इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 3। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो, इक्वेशन 8 आ गया, हम आगे की बात करेंगे अब। तो यहां तक जो हमारे पास रिजल्ट है, वो रिजल्ट आया कि I प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। अब मैं एक चीज बताऊंगा, डायग्राम की तरफ ध्यान से देखो वापस, और एक स्टेटमेंट बोलूंगा। देख रहे हैं? ये देखो, 2 पेन दिख रहे हैं सबको? देखो, ये जो रे है ये इमरजेंट है। कलर चेंज करता हूं। ये जो ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर, हाँ अलग अलग कलर दिखने, ये रेड, ये है हमारा ब्लैक कलर। ठीक है, ब्लैक कलर। इसका मतलब ये हुआ, अभी अगर इनको आई और ई को मैं इक्वल कर दूं तो जो डेल्टा है वो मिनिमम हो जाएगा। अगर इंसिडेंट एंगल और इमरजेंट एंगल दोनों इक्वल हो तो डेल्टा विल बी मिनिमम। लिख दूं मैं स्टेटमेंट यहां पर, ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं, देखो मैं, कि फॉर I is equal to E, for I is equal to E, deviation is minimum. Deviation is minimum. ये हम प्रैक्टिकली भी प्रूव कर सकते हैं, प्रैक्टिकली भी प्रूव कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट इंसिडेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट ई निकाल करके आप इसको ज्योमेट्रिकली भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर एंगल आई और एंगल ई दोनों को सेम कर दें, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंट, देन द डेविएशन ऑफ द इंसिडेंट रे इज मिनिमम। ठीक है, तो मैंने लिखा यहां पर, क्या लिखा यहां पर, कि डेविएशन इज मिनिमम। किसके लिए? फॉर आई इज इक्वल टू ई। आई और ई के लिए डेविएशन कैसा है? मिनिमम है। अब मिनिमम है तो फिर व्हाट, देखो ई की जगह में आई लिख सकता हूं, तो इसी इक्वेशन को अगर मैं रीअरेंज करूं तो आई प्लस आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम। डेल्टा मिनी लिखा है मैंने, आई प्लस आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम, या आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। अब ये मत पूछना कि सर ये 2 कैसे आया, अब तो नहीं पूछेगा कोई 2 कैसे आए नीचे, हाँ मत पूछना। ई की जगह आई लिख दिया, आई आई 2i हो गया, तो i इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2, एंड दिस इक्वेशन कैन बी, सर 2 कैसे हुआ, ना लाइक ने पूछ लिया, मैंने बता भी दिया तेरे पूछने के पहले। समझ गए बेटा? i प्लस आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम। अब डेल्टा को क्या लिखा मैंने? मिनिमम। फॉर मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू व्हाट? एंगल ऑफ इमरजेंट। चल, तो इसको बोल देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 9। सिमिलरली एंड R1 इज इक्वल टू R2, चौंकने की जरूरत नहीं है, चौंकने की जरूरत नहीं है। अगर I इज इक्वल टू E है तो R1 R2 भी इक्वल होना ही है। किस किस को याद है ये बात बताओ, किस किस को बात याद है कि अगर I इज इक्वल टू E है तो R1 R2 को तो इक्वल होना ही है। सबको याद है? सबको याद है? वेरी गुड। अभी एक ने पूछा कैसे, अब पिटेगा ये नहीं। याद करो, मैंने बताया था रिवर्सिबिलिटी स्लेब में, स्लेब में रिवर्सिबिलिटी बताया था, याद है किसी को? देखो ऐसे थोड़ा सा डायग्राम बना के बताता हूं, फिर भी थोड़ा सा जिसको ध्यान नहीं सीख लो। ये लगाया हमने एक स्लेब, ठीक है, ये यहां पर एक, देखो ध्यान से, ये आई और ये होगी हमारी रिफ्रेक्टेड रे, ठीक है, ये लगाया, ये होगी हमारी इमरजेंट रे, ठीक है, आई ई। दिख गया सबको? ये इंसिडेंट, ये इमरजेंट।
मैंने वहां बताया था आपको कि इंसिडेंट और इमरजेंट दोनों पैरेलल हो जाती है। अरे बेटा शिफ्ट भी निकाला था, लेटरल शिफ्ट याद आ गया, लेटरल शिफ्ट भी सिखाया था मैंने वहां पर। इस रे को आगे बढ़ाओ, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस लेटरल शिफ्ट हो जाएगा। और ये बताया था मैंने कि दिस रे इंसिडेंट और दिस रे इमरजेंट बोथ आर पैरेलल, और दोनों के बीच हमने लेटरल शिफ्ट डिफाइन किया था। ठीक है, अब तो कोई भी बता देगा, तीसरी क्लास का बच्चा बता देगा कि इफ आई इज इक्वल टू ई, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल। अरे भाई होंगे बेटा, ये तो ऑल्टरनेट एंगल है। R1 एंड R2 व्हाट हियर, या तो ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है ना, ऑल्टरनेट एंगल है। क्या होता है ऑल्टरनेट एंगल? व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, जेड शेप में जो एंगल बनते हैं वो क्या बनते हैं? इंटरनल, सॉरी R1 इज इक्वल टू R2। हटा दो इसको। तो फॉर मिनिमम डेविएशन, because I is equal to E, therefore R1 is equal to R2, and if I place R1 is equal to R2 in equation A, equation 7, from equation 7, R1 is equal to R2 is equal to R, so R plus R is equal to A, तो R is equal to A by 2। अब ये मत पूछना कि सर R plus R is equal to A, तो R is equal to A by 2 कैसे हुआ? R is equal to A by 2 कुछ बच्चों ने लिख दिया, आई एम ग्लेड टू नो, वेरी गुड। ये चीज दोबारा समझो, क्या कंडीशन लगाया हमने यहाँ पर? इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, इट डिपेंड्स ऑन दो तीन चीजों पर डिपेंड करेगा। एक तो मटेरियल कैसा है, हमें तो पता ही नहीं प्रिज्म का मटेरियल कैसा है। मटेरियल पर कौन डिपेंड करेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यहाँ पर मैटर करता है, ठीक है ना। दूसरा इंसिडेंट एंगल क्या लिया, वो भी मैटर करेगा। फिर इमरजेंट एंगल क्या है, वो मैटर करेगा। तो अगर मिनिमम डेविएशन चाहिए, अगर मिनिमम डेविएशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंट, और जब ये इक्वल होंगे तो डेविएशन ऑफ द इंसिडेंट रे विल बी मिनिमम। और जब डेविएशन मिनिमम होगा उस केस में मैं ये भी बोल सकता हूं कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3। ठीक है, चलो अब दो क्वेश्चन मिल गए हमारे पास, 9 और 10। 9 और 10 मिल गई, लेकिन सारे रिफ्रेक्शन की कहानी तो बेचारे अंकल ने किसने बताई थी? स्नेल्स लॉ। तो स्नेल अंकल ने क्या बोला हमसे? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, म्यू1 साइन आर इज इक्वल टू म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर। बहुत सारी बातें थी, है ना, बहुत सारी चीजें सिखाई थी मैंने उस दिन, ध्यान हो आपको, है ना। स्नेल्स लॉ दो तीन तरीके से लिखना भी सिखाया था मैंने आपको, फिर किसी दिन रिवीजन में अगर टाइम मिला तो बताएंगे दोबारा, मैं तो इससे मैंने बता दिया था, दोबारा आप वीडियो देख सकते हो। चले, तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ लगाओ, बोलो क्या लिखूं? कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। जहां पर म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या? नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। किसी शेप या साइज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, अलग अलग के लिए अलग अलग होती है, ठीक है ना। चलो क्या करूं बोलो? तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। इफ आई प्लेस द वैल्यूज फ्रॉम 9 and 10, द वैल्यू ऑफ आई एंड आई गेट व्हाट? म्यू इज इक्वल टू साइन आई की जगह क्या लिखो बेटा? ए प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन ए बाई 2। दिस इज अनदर रिजल्ट। एक तो इक्वेशन 8 से हमें पहला रिजल्ट मिला था, ये दूसरा रिजल्ट है बेटा जो इक्वेशन 10, 11 से मिला है हमको। इस इक्वेशन को बोल दो आप 11। तो आई हैव टू रिजल्ट नाउ। फर्स्ट रिजल्ट था मेरे पास, क्या बोल रहा है सर? काफी फास्ट हुआ। अरे यार बेटा, अच्छा और रिवीजन करा दूं? अरे पत्थर, चलो सुनो ध्यान से। तो फर्स्ट रिजल्ट मेरे पास था कि सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इमरजेंट एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ प्रिज्म एंगल एंड डेविएशन एंगल। एंड इफ यू वांट डेविएशन मिनिमम हो, मिनिमम डेविएशन के लिए मैं क्या करना पड़ेगा? I इज इक्वल टू ई, और I इज इक्वल टू ई है तो ऑब्वियसली R1 इज इक्वल टू R2। और यहां से हमें दोनों चीजें मिल गई, दो इक्वेशन मिल गई कि I इज इक्वल टू
prism angle plus delta minimum divided by 2, that is equal to I, and R is equal to A by 2, where A is the prism angle. यहां तक कहानी आगे समझ में? दो रिजल्ट मेरे पास आ गए। अब मैं तीसरे रिजल्ट की बात करूंगा, ठीक है? मैक्सिमम आएगा बेटा, मैक्सिमम डेविएशन 90 डिग्री पर होगा, वो आगे सीखेंगे। मैक्सिमम भी होता है, दोनों होते हैं। हालांकि मैक्सिमम डेविएशन वाली बात केवल आईआईटी में पूछी जाती है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? अभी मिनिमम डेविएशन पर चर्चा करेंगे, मैक्सिमम डेविएशन का अगली क्लास में या इसी में अगर टाइम मिलेगा तो इसमें, ठीक है? दो तरह से होगा। चलो अब खींच लो, फोटो खींचो, फटाफट खींचो, हटाऊंगा मैं इसको। तो दो रिजल्ट मेरे पास मिल गए। पहला रिजल्ट आ गया I प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। यहां से मिनिमम डेविएशन की कंडीशन मैंने लगा दी। यहां से मुझे इक्वेशन मिल गई स्नेल अंकल वाली, साइन आई अपॉन साइन आर, क्योंकि आई और आर की वैल्यू मेरे पास पहले से थी। मैंने यहाँ पर म्यू रख दिया, और म्यू रख दिया तो मेरे पास आ गया साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन ए बाई 2। वन मोर थिंग, मैंने कई बार बोला है, बार बार बोला है, फोर स्मॉल एंगल्स कमेंट ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखें, याद है क्या? किसको याद है? बार बार बोला है मैंने ये सेंटेंस, फोर स्मॉल एंगल्स कमेंट ऑन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। साइन थीटा इक्वल टू थीटा, टेन थीटा इक्वल टू थीटा, और कोस थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि कोस की सीरीज 1 से स्टार्ट होती है, जबकि साइन और टेन की सीरीज थीटा से स्टार्ट होती है, इसलिए साइन थीटा कैन बी टेकन इक्वल टू थीटा। तो मैं लिख रहा हूं, नेक्स्ट कंडीशन क्या है मेरी? देखो, नेक्स्ट कंडीशन में बोल रहा हूं फोर स्मॉल एंगल्स। तो नेक्स्ट में लॉजिक भी ये दे रहा हूं कि फोर स्मॉल एंगल्स sin theta can be taken equal to theta. Therefore, देखो इक्वेशन 11, फ्रॉम इक्वेशन 11 क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? म्यू इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 डिवाइडेड बाय ए बाई 2। भाई साइन थीटा इक्वल टू थीटा तो मैं लिख ही सकता हूं, और साइन थीटा इक्वल टू थीटा लिखूंगा तो मुझे सीधा सीधा जवाब मिल गया कि दिस साइन एंड दिस साइन। ऐसा नहीं हो लोग काट दिया, काट मत देना इसको, ठीक है ना? कई बार बच्चे करते हैं, अच्छा सर साइन से साइन कट गया तो ये बच गया। इतना ही नहीं करते, एक बच्चे ने तो ये भी कर दिया, देखो कि √2 + 1 डिवाइडेड बाय √2। मैंने पूछा बेटा आंसर क्या है इसका? सर ये 1 2 आंसर। ऐसे मत करना, हाँ? चलो, तो यहां से अब देखो क्या 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा म्यू इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय ए, और म्यू ए इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम, ठीक है? और डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू व्हाट? म्यू ए माइनस ए और म्यू माइनस 1a। इसका मतलब देखो ये वाला जो एक्सप्रेशन है कि डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 टाइम्स ए, ये भी एक बहुत बड़ी सूचना दे रहा है हमें। नाइस रिजल्ट। देखो a/2 था ना, 2 से 2 कट गया ना बेटा, a/2 था, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अरे a प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 अपॉन a बेटा, डिवाइड करते हैं ना, तो ये क्या आ गया? म्यू माइनस 1a। म्यू क्या है यहाँ पर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। इसका मतलब डेविएशन किस पर डिपेंड करेगा? उसके प्रिज्म के सब्सटेंस पर भी डिपेंड करता है। अलग अलग प्रिज्म के लिए जो डेविएशन है वो अलग अलग हो सकता है। किस पर डिपेंड करेगा? और प्रिज्म एंगल पर भी डिपेंड करेगा कि प्रिज्म एंगल यदि ज्यादा है तब भी उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है? तो ये वापस सुनो ध्यान से। तो मैंने इतने सारे आपको रिजल्ट बताए, इसमें सारे रिजल्ट में एक बार लिखता हूं, 2-3 क्वेश्चन करेंगे अपन, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखो कितने रिजल्ट आ गए मेरे पास।
चलो, सबसे पहले मैंने बताया कि प्रिज्म क्या है, ठीक है। पहले मैंने बताया आपको कि प्रिज्म क्या है। प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस मीडियम विच इज सराउंडेड बाय टू सरफेसेस, ठीक है, दे आर एट सम एंगल। दूसरी बात फिर मैंने बताया आपको कि ए जो है वो प्रिज्म एंगल होता है और डेल्टा को मैंने बोला एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है बेटा। तीसरी बात मैंने बताई कि a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई। ये हमने प्रूव किया 3 4 5 इक्वेशन लेकर के कि a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई, और इसका मतलब हुआ कि प्रिज्म एंगल प्लस डेविएशन एंगल इज इक्वल टू आई इंसिडेंट एंगल एंड ई इमर्जेंट एंगल, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया चौथी बात, चौथा रिजल्ट क्या आया था मेरे पास, देखो कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या था यहाँ पर A, और एक क्या रिजल्ट दिया था बोलो, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, और दूसरा आया था I प्लस E इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा। क्या मैं इन दोनों को मिला करके कंडीशन क्या बोला मैंने, फॉर मिनिमम डेविएशन, ठीक है, I इज इक्वल टू E, R1 इज इक्वल टू R2, और यहां से मुझे रिजल्ट मिला कि I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2 एंड R इज इक्वल टू A बाई 2। ये दो रिजल्ट मुझे यहां पर मिले, ठीक है। दोनों रिजल्ट मिलने के बाद में फिर मुझे जो अगला रिजल्ट मिला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म और द मटेरियल ऑफ प्रिज्म कैन बी ऑब्टेन्ड बाय स्नेल्स लॉ, दैट इज A प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन A बाई 2। एंड लास्ट रिजल्ट फॉर स्मॉल एंगल मैंने आपको बताया कि डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1A। अगर इतनी बातें भी याद रख लोगे, जिसको केवल मेडिकल की तैयारी करनी है, मेडिकल की तैयारी करने वाले ये रिजल्ट याद रख लोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो जेई पढ़ना चाहता है उनको ये सारा जो बताया मैंने, ये सारा सिरदर्द आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है, समझ आएगी बात। चलो, तो अब 2-3 न्यूमेरिकल कर लेते हैं, देखो ध्यान से क्या क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, आप लोग ट्राई कीजिए, वैसे सबको आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म whose prism angle is 60 degree and incidentally deviates at 30 डिग्री। हमें उस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है जो जिसका प्रिज्म एंगल है कितना 60 डिग्री का है, और साथ में वो जो एंगल डेविएट होती है, जो इंसिडेंट रे डेविएट होती है, वो 30 डिग्री पर होती है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लल्लू क्वेश्चन है, मुझे आशा है कि आप सब लोग कर पाएंगे। फटाफट आंसर दे दो जरा, व्हाट विल बी द आंसर, हरी अप। क्वेश्चन पढ़ू दोबारा। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म whose prism angle is 60 degree and incident ray deviates at 30 degree। ठीक है, कुछ का सही है, कुछ का गलत है, कुछ कुछ तो गड़बड़ है। चलो चेक करो जरा, मैं सोल्व करता हूं, मैं सोल्व करूं। हाँ, √2, अच्छा हाँ ठीक है।
कुछ का √2 आ रहा है, किसी का 3/2, किसी का 1.5, किसी का 3/7, ऐसे तो नहीं होता है। देखो गिवन क्या है, गिवन प्रिज्म एंगल 60 डिग्री, डेल्टा मिनिमम 30 डिग्री। स्नेल अंकल ने क्या प्रूव करके दिया, साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2, यही तो है। चलो तो साइन 60 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 और साइन 60 बाय 2, क्या आप इसको लिख सकते हो कि साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू का सब जानते हो, 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2। ये हो गया हमारा 2/√2। √2 को 2 को √2 से कितनी बार काट सकते हैं, √2 बार। तो म्यू इज इक्वल टू √2 या 1.41। 1.41 किस किस का सही है? 1.41 देखो जरा, 1.41 √2 भी चलेगा। रूट कैसे लिखे? अरे बेटा देख यहाँ 1/√2 1/2, 2 पर चला गया, √2 नीचे आ गया, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो √2, इसको 2 को कैसे लिख सकते हो, √2 इंटू √2 अपॉन √2। एक √2 से √2 कैंसिल हो गया तो √2 आ गया, लिख सकते हैं ना ऐसे। ओके, अच्छी बात है। सो नाइस नाइस क्वेश्चन। नहीं, 6 फॉर्मूला इसलिए नहीं कर सकते बेटा क्योंकि मिनिमम यहाँ पर डेविएशन एंगल दे रखा है। अगर डेविएशन एंगल नहीं दे रखा होता तो फिर हम यूज कर लेते। अगर डेविएशन एंगल नहीं दे रखा होता तब आप यूज कर सकते थे, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। चलो नेक्स्ट करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म ठीक है। whose prism angle is 45 degree and deviation is 30। चलो कर लो, म्यू -1 a डेल्टा, ये कितना हो गया 30 म्यू 30 बाई कितना लिखूं इसको 45। क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, कोई बता सकता है मुझे? या डेल्टा की जगह मैं 30 लिख दूं, देखना एक मिनट के लिए, म्यू -1 a की जगह 45 लिख दूं तो ये हो गया हमारा 30 45, 2/3 इज इक्वल टू म्यू -1, तो म्यू इज इक्वल टू 2/3 + 1, 3 to 5/3। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? नहीं लिख सकते, ठीक है ना। डिग्रीज को हम ऐसे नहीं लिख सकते, बिल्कुल सही बोला। इसलिए ये वाली गलती आप कभी नहीं करेंगे। आप वैल्यूज लिखो बकायदा और वहां से म्यू फाइंड करना होता है, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, वन मोर क्वेश्चन। देखो refractive index of a prism is 1.5 whose prism angle is 60 degree. Find
डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रे, फटाफट निकालो जरा, डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रे। सब क्या आ रहा है? हाँ बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, चलो अब ये टाइम कम है तो, और अपना जो अगला टॉपिक है कल अपन सीखेंगे कि मैक्सिमम डेविएशन क्या होगा प्रिज्म से। कल हम ये भी सीखेंगे कि अगर कोई लेंस होता है वो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज ही क्यों करता है, और जो कॉनकेव लेंस है वो डाइवर्ज क्यों करता है। कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं, कॉनकेव को डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं। आपने अभी देखा कि जब प्रिज्म से रिफ्लेक्शन हमने नजर आया तो हमने देखा कि जो आखिरी जो रे है जो रिफ्लेक्ट होती है या इमर्जेंट है, इट बेंड्स ऑलवेज टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म, क्योंकि जो रे है इमर्जेंट रे वो प्रिज्म के बेस की ओर बेंड होती है। इसलिए हम किसी भी लेंस को, चाहे वो कॉनकेव लेंस है चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस है, इनको हम छोटे 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 प्रिज्म से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। कल सीखेंगे चलो इस बात को अपन, ठीक है ना। तो क्यों बेंड होती है वो सीखेंगे, मैक्सिमम डेविएशन सीखेंगे, और साथ में अगर वक्त मिला तो कल ही हम चालू कर देंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिराज। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, भ्रम क्यों होता है हमें, वो भी हम कल की क्लास में सीखने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। डिस्पर्शन बेटा इसके बाद ही आएगा, डिस्पर्शन, डिस्पर्शन इसी चैप्टर में चलेगा। ठीक है, बाय, एंड कर रहा हूं मैं यहाँ से।